वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज के हमारे जो टॉपिक हैं वह कौन कौन से हैं? राइबोसोम के बारे में अपन जानेंगे जो कि एनसीईआरटी की बुक में है। अपन जानेंगे सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम के बारे में, हम जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में, हम जानेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में और हम जानेंगे माइक्रोबॉडीज के बारे में। ठीक है, पेज नंबर 136 से पेज नंबर 140 तक कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की नीट के एग्जाम के लिए बनते हैं, उन सभी प्रश्नों की आपके साथ चर्चा करेंगे, आपके साथ पर्चा पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रश्न इनमें से पूछे जा सकते हैं। रीडिंग है, समझाने की क्लास एक मैराथन क्लास हम एक पूरे ले चैप्टर की आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। तो देखिए राइबोसोम की खास बात क्या है। राइबोसोम फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पेलेडे। किसने खोज की थी भाई? जॉर्ज पेलेडे ने राइबोसोम की खोज की थी। ध्यान में रखना, पहले दिन राइबोसोम की खोज की। पेलेडे ने राइबोसोम की खोज की कब? 1953 में राइबोसोम की खोज पेलेडे ने की थी। पेलेडे प्रथम दिन, पेलेडे, ठीक है ना। पेलेडे ने कब की थी भाई? 1953। किसकी खोज की? राइबोसोम की। किसकी खोज की? राइबोसोम की खोज की। याद कराने वाली क्लास अपन को बताएंगे आपको। नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा ये सराउंडेड नहीं होते हैं। कोई भी झिल्ली जो है उसको घेरे हुए नहीं रहती है। राइबोसोम जो है वो झिल्ली रहित कोशिकांग है। ठीक है, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट किसके द्वारा बने होते हैं? कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान में रखना, सारी बातें इंपोर्टेंट हैं और बातें हैं एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी की बातें हैं और पेज नंबर आपको बताया 136 की ये बातें हैं। तो नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग ये नहीं होते हैं। इनके ऊपर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। आरएनए व प्रोटीन्स के बने होते हैं। टाइप्स ऑफ राइबोसोम आपको पता है, दो प्रकार के राइबोसोम हैं जनरली, 70S और 80S। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और 80S राइबोसोम पाए जाते हैं किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 70S राइबोसोम जो होते हैं किन किन में पाए जाते हैं? देखिए आप कि इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। बहुत बार पूछ लेते हैं भाई किस में पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, सबको पता है। लेकिन खास बात ये भी ध्यान में रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी 70S पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में भी 70S पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोफाइसी, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स है। पीपीएलओ क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स है। तो किस प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम इनमें पाए जाते हैं। ध्यान में रखना। इनके अलावा देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अलावा कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों जो हैं उनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अलावा। देखिए नेक्स्ट, इनकी सब यूनिट्स कौन सी हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो राइबोसोम जो होते हैं वो उनकी 2 सब यूनिट्स हैं जिनको कहते हैं स्वेडबर्ग्स इकाई। देखिए ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, लार्जर एंड स्मॉलर। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। देखिए 80S राइबोसोम जो है उसकी लार्जर सब यूनिट्स कौन सी है? लार्जर तो 60S है और स्मॉलर कौन सी है? 40S है। ठीक है, यहां पर S जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्वेडबर्ग्स यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। S इज स्वेडबर्ग्स यूनिट, ये ध्यान में रखेंगे। 70S राइबोसोम जो है उसकी 2 सब यूनिट है, 50S व 30S। ध्यान में रखना, 50 + 30 इज इक्वल टू 80 नहीं होता, 70, ये ध्यान में रखना। यहां राइबोसोम के मैटर में 50 + 30, ठीक है, इज इक्वल टू 70। ठीक है ना। तो 30, 30 और 50, यहां पर 60 और 40, एक और बढ़ा दो इसमें से, दोनों में एक यूनिट। पहले 70S की आप ध्यान में रखेंगे, ये 10 ज्यादा है ना। ठीक है, तो इनकी सब यूनिट्स कितनी है? 70S वाले की 30 और 50, इसमें 10 और ऐड कर दो। इसमें स्मॉल 40 हो जाएगा और लार्ज 60 हो जाएगा। समझ गए? 30 और 50 इज इक्वल टू 70S राइबोसोम। ठीक है, स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। यहां पर
जो एस जो है ना वो किसके सेडिमेंटेशन अवसादन गुणांक है, सेडिमेंटेशन कफिशियंट है, ये ध्यान में रखना। सेडिमेंटेशन कफिशियंट कौन? एस। अब देखिए, इट इज इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ये स्वेडबर्ग यूनिट जो होती है ना वो किसको मेजर करती है? तो आप ध्यान में रखेंगे इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली नहीं। यहां ये प्रश्न किसमें से बनेगा भाई? ये प्रश्न ऐसे बनेगा कि कौन सा सेंटेंस जो है वह गलत है, उनमें से ये प्रश्न बनेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? डायरेक्टली लिखा हुआ आ जाएगा एग्जाम में तो गलत हो जाएगा। देखो आप क्या लिखेंगे? स्वेडबर्ग यूनिट्स या स्वेडबर्ग या सेडिमेंटेशन कफिशिएंट इज डायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। तो ये गलत हो जाएगा, यहां डायरेक्टली मेजर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा? इनडायरेक्टली मेजर्ड। ये प्रश्न यहां पर बन सकता है आपकी नीट में कि सेंटेंस कौन सा कथन गलत है राइबोसोम के बारे में। 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट, ठीक है। 70 SO 50 व 30 सब यूनिट्स, ठीक है। TS राइबोसोम जो है वह 60 व 40 सब यूनिट्स, ठीक है। फिर 4th पॉइंट में लिख देंगे कि स्वेडबर्ग यूनिट्स जो है इज डायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, ठीक है। तो यहां पर देखो मेजर, ये डेंसिटी और साइज को मेजर तो करता है स्वेडबर्ग कफिशिएंट, लेकिन डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है, इसलिए ये प्रश्न यहां से बनता है, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे कि स्वेडबर्ग यूनिट जो है इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो दोनों यूनिट्स अपने बता रखी हैं। ये तो लार्जर सब यूनिट्स है और ये क्या है? स्मॉलर सब यूनिट्स है। लार्जर सब यूनिट्स, स्मॉलर सब यूनिट्स दोनों आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं? राइबोसोम का निर्माण करते हैं। जो यूकेरियोटिक होता है उसमें लार्जर 60S होती है और स्मॉलर 40 होती है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें 50 और 30। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं 50, 60, 30, 40, ठीक है। दोनों सब यूनिट्स याद हो जाएंगे 50, 60, ठीक है। 50, 60, ठीक है। 70, 80 ऐसे याद रखेंगे 50, 60, 70, 80 और 30, 40, 70, 80, ठीक है। कैसे भाई? इधर वाली यूनिट 50 व 30S तो 70S को रिप्रेजेंट करती हैं राइबोसोम को, और 60S व 40S किसको? 80S। ये ध्यान में रखेंगे, दोनों सब यूनिट से स्मॉलर व लार्जर। 30, 40, 50, 60 ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए भैया, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल्स बहुत बढ़िया चीज है कि क्या पर्सन खास पर्सन इनसे बनते हैं। सेंट्रोसोम यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सेंट्रोसोम जो होता है ना, देखिए सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम जो होता है इस प्रकार से 2 क्या है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दोनों किसी मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, तो यह सेंट्रोसोम कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? सेंट्रोसोम कहलाएगा। सेंट्रोसोम यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। इनमें प्रत्येक सिंगल को अपन क्या कहेंगे? जैसे ये अलग से हो गया तो ये सेंट्रियोल्स हो गया। क्या हो गया भैया? सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोसोम जो है वो तो पेयर्स में पाए जाते हैं, और सेंट्रियोल्स जो होता है ना, सेंट्रियोल्स पेयर में पाए जाते हैं। जब साथ होते हैं तब उसको अपन क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम कहेंगे, ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरिसेंट्रियोल मेटेरियल्स। पेरिसेंट्रियोल मेटेरियल जो है उसके द्वारा, एमोर्फस होता है, ये ध्यान में रखना, एमोर्फस पेरिसेंट्रियोल मेटेरियल्स के द्वारा ये घिरे होते हैं दोनों। पेरी कौन सा भैया? एमोर्फस है। पेरिसेंट्रियोलर मेटेरियल्स, बोथ सेंट्रियोल्स इन ए सेंट्रियोल्स लाई परपेंडिकुलर। ये दोनों जो होता है ना एक दूसरे पर किस प्रकार के होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट बात क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसमें कार्ट व्हील स्ट्रक्चर पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कि कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, गाड़ी का जो पहिया होता है उसका स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है? ऐसे कार्ट व्हील, ऐसे भाई यहां पर है ये, और ऐसे कार्ट व्हील, गाड़ी का पहिया, लोहार वाली गाड़ी आप ध्यान में रखेंगे ऐसे, ये कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होता है। ये किसमें पाया जाता है भैया? सेंट्रियोल्स में पाया जाता है। सेंट्रोसोम में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सुपर इंपोर्टेंट पर्सन है। अब और देखिए, सेंट्रियोल जो होता है एमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मेटेरियल्स के द्वारा
घिरा रहता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ये जो है ना एक दूसरे के साथ किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत ये व्यवस्थित होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे भैया। नेक्स्ट ये शब्द ध्यान में रखेंगे कि देखिए अब कार्टविल स्ट्रक्चर में क्या होता है, 9 इवनली स्पेस्ड, दोनों 9 जो होते हैं इवनली स्पेस्ड होते हैं। इवनली स्पेस्ड का मतलब समान स्थान होता है दोनों के बीच में। 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, 9 तो पेरिफेरल फाइबर्स पाए जाते हैं, किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसमें पाए जाते हैं पेरिफेरल फाइबर, 9, कितने पाए जाते हैं, 9 इवनली स्पेस्ड। जो मैंने आपको बताया था कि पीछे कि ये जो है ना ये 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और बना दो 9 होते हैं। ये पेरिफेरल क्या है, पेरिफेरल फिलामेंट्स हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं। किसके बने होते हैं भाई, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ईच ऑफ पेरिफेरल फाइबर इज ए ट्रिपलेट्स, ध्यान में रखना, ट्रिपलेट्स के रूप में होते हैं। अरे जो आपने सीलिया व फ्लैजेला देखा था उसमें क्या था भैया कि जो पेरिफेरल जो थे फिलामेंट्स वो डबलेट्स के रूप में थे, लेकिन यहां पर किस रूप में है, वो डबलेट्स के रूप में थे इस प्रकार से। और बीच में क्या है, 2 सेंट्रियोल्स सेंटर फाइबर और पाए जाते थे, लेकिन यहां पर क्या है, इसमें सेंट्रल फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। और क्या होता है बच्चा, ये जो होता है ये ट्रिपलेट्स के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाएंगे, ट्रिपलेट्स के रूप में पाए जाएंगे। यहां पर 3 का ग्रुप पाया जाएगा, ऐसे ट्रिपलेट्स, 9 ट्रिपलेट्स पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। पेरिफेरल जो फिलामेंट्स है वो 9 ट्रिपलेट्स के रूप में पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और द एडजस्ट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड, ये ट्रिपलेट्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए जरूर रहते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल्स आल्सो प्रोटीनियस, सेंट्रल पार्ट जो होता है ना प्रोटीनियस होता है, एंड कॉल्ड हब, जो मिडिल पार्ट जो होता है वो प्रोटीनियस होता है, उसको क्या कहते हैं भैया, हब कहते हैं। यहां पर सेंट्रल फिलामेंट्स एब्सेंट होते हैं, ये ध्यान में रखना कि जो सेंट्रियोल जो होते हैं उनमें जो सेंट्रल फिलामेंट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, उनके स्थान पर क्या पाई जाती है, एक हब पाई जाती है, प्रोटीनियस हब। इस प्रकार की प्रोटीनेशियस हब पाई जाती है, ध्यान में रखेंगे। तो ये और इस प्रोटीनेशियस हब से क्या जुड़े होते हैं, रेडियल स्पोक के द्वारा ये जुड़े होते हैं, ठीक है। अलग से हम क्लास लेंगे, अभी एनसीईआरटी की ही हम बातें कर रहे हैं, क्या क्या बात आपकी बुक में बता रखी है, एक्सप्लेनेशन और आपको अलग से बताएंगे। सेंट्रल हब आल्सो कनेक्टेड विथ द ट्यूबल्स ऑफ पेरिफेरल, सॉरी भैया, ट्यूबल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक। मैंने बता दिया रेडियल स्पोक जो होते हैं इनके द्वारा ये सेंट्रल हब जो होती है वह ट्रिपलेट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना इसको कार्टविल स्ट्रक्चर कहते हैं। सेंट्रल हब आल्सो कनेक्टेड विद ट्यूबल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक के द्वारा ये सेंट्रल हब जो होता है वह ट्रिपलेट्स के पेरिफेरल ट्रिपलेट्स जो होते हैं उनके साथ जुड़ा होता है। और इस प्रकार जो स्ट्रक्चर जो होता है उसको अपन क्या कहेंगे, सेंट्रल कार्टविल स्ट्रक्चर कहेंगे। कार्टविल स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है, सेंट्रोसोम में पाया जाता है, सेंट्रियोल्स में पाया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर। देखिए क्या बनाते हैं ये, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, सेंट्रियोल्स के द्वारा होता है। सीलिया एंड फ्लैजेला जो होते हैं उनकी जो बेसल बॉडी जो है और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं उनका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, सेंट्रोसोम के द्वारा होता है या सेंट्रियोल्स के द्वारा होता है। अपन ये कहते हैं स्पिंडल फाइबर का निर्माण तो किसके द्वारा होता है, सेंट्रोसोम के द्वारा भैया। और सीलिया व फ्लैजेला जो होते हैं ना उनकी बेसल बॉडी का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, वो भी सेंट्रियोल्स के द्वारा होता है। अब प्रश्न ये बनता है कि बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कार्टविल स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसमें सेंट्रल फिलामेंट एब्सेंट होते हैं, इस बात का ध्यान में रखना। सेंट्रल फिलामेंट एब्सेंट होते हैं जिसमें बेसल बॉडी में, और उसके अलावा जो सीलिया जो ये जो बेसल बॉडी है किसकी, सीलिया की, और ये हो गया उसका फिलामेंट। अब इसमें क्या है, सेंट्रल ये जो है ना सेंट्रल फिलामेंट एब्सेंट होते हैं, मतलब यहां पर तो पाया जाता है 9+0 स्ट्रक्चर, और यहां पर पेरिफेरल तो पाए जाएंगे 9 और सेंट्रल और पाए जाएंगे फिलामेंट, इसमें सेंट्रल और फिलामेंट और पाए जाएंगे। इस प्रकार से 2 केंद्रीय फिलामेंट और पाए जाते हैं इसमें बीच में,
ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है 9+2 होता है। किस प्रकार का होता है? 9+2। और यहाँ पर बेसल बॉडी है ना, ये बीबी बेसल बॉडी, इसका 9+0 स्ट्रक्चर पाया जाता है, बीच में हब पाई जाती है, और इस प्रकार से ये कार्टविल स्ट्रक्चर ये भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब बेसल बॉडी जो होती है उसमें किसके समान स्ट्रक्चर पाया जाएगा? सेंट्रियोल्स के समान स्ट्रक्चर पाया जाएगा। और जो सीलिया और फ्लैजेला जो है उनमें 9+2 स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में काफी लोग जानते हैं भाई। न्यूक्लियस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसको खोजा था। कब खोजा था? 1830 में। रीडिंग चल रही है सिर्फ अपनी। मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय बेसिक डाइज ऑफ बाय फ्लेमिंग। कहने का मतलब जो न्यूक्लियस के मटेरियल जो होता है उसको सबसे पहले अभिरंजित या स्टैंड करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो फ्लेमिंग थे। और जो उस मटेरियल को उसने क्या नाम दिया? क्रोमेटिन नाम दिया। मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय, तो रॉबर्ट ब्राउन मत कर देना, यहां पर क्या प्रश्न बनेगा? फ्लेमिंग बनेगा। क्या बनेगा भाई? फ्लेमिंग, नॉट रॉबर्ट ब्राउन। समझ बात को? यहां पर प्रश्न बनता है, ये ध्यान में रखेंगे। क्रोमेटिन क्यों कहें? क्योंकि वह डाई जिससे उसको रंगा गया ना, जिसको स्टैंड किया गया, उसमें वह अभिरंजित हो गए थे, रंग गए थे। वो जो न्यूक्लियस में जो मटेरियल था वो रंग गया था, गहरा अभिरंजित हो गया था, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया भाई? क्रोमेटिन। ठीक है ना? क्रोमेटिन नाम किसने दिया? फ्लेमिंग ने नाम दिया। और जो न्यूक्लियस जो होता है उसमें वह एक फ्लेक्सस के रूप में पाया जाता है, क्रोमेटिन जालिका के रूप में पाया जाता है। देखो द इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज न्यूक्लियस जब कोई सेल डिवीजन नहीं कर रही होती है ना, तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियस होता है सेल में उसको अपन क्या कहेंगे? इंटरफेज न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, ठीक है, इज कॉल्ड इंटरफेज न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। भाई उसमें क्या है? न्यूक्लियस जो होता है उसमें हाईली एक्सटेंड होते हैं, फैले हुए पतले होते हैं। ठीक है, धागे सदृश संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं, उन फाइबर पाए जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? क्रोमेटिन कहते हैं। फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स इसमें पाया जाता है। फिर 1 and more न्यूक्लियाई, ये भी ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है न्यूक्लियस जो होता है उसमें एक ही न्यूक्लियोलस पाया जाए, ठीक है ना? नहीं, 1 and more न्यूक्लियस, यहां प्रश्न बन रहा है 1 and more न्यूक्लियोलस, ये ध्यान रखना। नोट सिंगल, 1 and more, एक भी पाई जा सकती है, जनरली एक तो पाई जाती है, लेकिन एक से अधिक भी केंद्रिकाएं या न्यूक्लियोलस पाई जा सकती हैं, न्यूक्लियोलस पाई जा सकती है, ध्यान रखना भैया। नेक्स्ट देखेंगे, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सबको पता है। स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये भी ध्यान में रखेंगे भैया। ये सब जानते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाए जाते हैं। कितना होता है ये स्पेस? 10 से 50, ठीक है, न्यूरोमीटर एनएम, 10 से 50 न्यूरोमीटर होता है, ये ध्यान में रखना। फिर द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती है, ये भी सब जानते हैं भैया, सब लोग जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ऑल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट, ये भी खास बात है, राइबोसोम इनके ऊपर, ये खास बात होगी ना भाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ना, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, पता है आपको, ठीक है। माइन्यूट स्पोर्स, और इसके दोनों इनके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं। आल्सो प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियर एनवेलोप बता रखा है, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस जो होता है वह है डबल मेम्ब्रेन होता है, एक तो ये और दूसरी ये मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, ये बता रहा है कि ये जो डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है इसके बीच में न्यूक्लियर एनवेलोप जो है उसमें क्या पाए जाते हैं बच्चा? पोर पाए जाते हैं। ये पोर जो होता है दोनों झिल्लियों के मिलने से बनते हैं, ये दोनों झिल्लियां आपस में कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और इसके कारण ये क्या बनते हैं भैया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ये पोर बनते हैं, इन्हें न्यूक्लियोपोर कहते हैं। माइन्यूट न्यूक्लियोपोर इसमें पाए जाते हैं, ये खास बात है। दोनों झिल्लियां जब मिलती है ना
मिल जाती है आपस में आगे की ओर, तब जाकर के क्या बन जाता है, न्यूक्लियर कोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चा, न्यूक्लियर कोर बन जाते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। देखो, विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन, ये खास बात है। न्यूक्लियर पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन है, ये दो मेम्ब्रेन आपस में जुड़ गई है, दो मेम्ब्रेन पहले ये जुड़ी हुई थी, तो आपस में इनका फ्यूजन हो गया, बीच में क्या हो गया, पोर हो गया। इसको अपन क्या कहेंगे, फ्यूजन ऑफ द टू मेम्ब्रेन। तो क्या बनते हैं इससे, माइन्यूट पोर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भैया, द न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच, अब इसके द्वारा आपको पता पोर है ना, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो भी प्रोटीन्स बनते हैं, जो भी आरएनए बनते हैं, उनका क्या हो जाता है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मूवमेंट होता है उनका, मूवमेंट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये सिंपल सी बात है, याद करने के लिए कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आरएनए मॉलिक्यूल्स जाते हैं, सही बात है, फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जाते हैं, ये भी सही बात है। ठीक है, किन किन के बीच में, न्यूक्लियोप्लाज्म व साइटोप्लाज्म के बीच में इनमें मूवमेंट होता है इन पदार्थों की, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स की, आरएनए मॉलिक्यूल्स की, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, इसमें क्या होता है भैया, मूवमेंट होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस जनरली 1, न्यूक्लियस जो होता है ना पर सेल जनरली 1 पाया जाता है, मोर देन 1 आल्सो प्रेजेंट। पैरामीशियम है, सिनोसाइटिक सेल्स जो होती है उनमें क्या है, मोर देन 1 न्यूक्लियस पाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर क्या, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस किसमें नहीं पाया जाता, क्वेश्चन बनता है, यहां पर से बनता है, यहां पर भी बनता है कि पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, सिनोसाइटिक सेल्स जो होते हैं उनमें मैनी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो लेकिन मेच्योर आरबीसी, जिसको अपन क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, मेच्योर आरबीसी जो होती है ना, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सीव ट्यूब जो होती है ना, साइज ट्यूब, चालनी नलिकाएं जो समन्वित वेस्कुलर प्लांट्स में पाई जाती है, साइज ट्यूब, उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये खास बात और भी आप ध्यान में रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, नॉर्मल बात है, सब जानते हैं। नेक्स्ट और देखेंगे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। आपको पता है मैट्रिक्स जो होता है, न्यूक्लियस में जो मटेरियल है उसको अपन क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं, आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म भी उसको अपन कहते हैं। ये इसमें क्या है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है और क्रोमेटिन पाई जाती है। देखिए कैसे, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा भैया, इसमें एक नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इसके अलावा एक पतले धातु के रूप में ये क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है, जिसको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्रोमेटिन जालिका है। क्या है भैया, क्रोमेटिन जालिका। इसमें लंबे पतले क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। इंटरफेज न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस जो होता है आपको पता है डबल मेम्ब्रेन होता है। किस प्रकार का होता है बच्चा, डबल मेम्ब्रेन होता है, इसलिए दूसरी मेम्ब्रेन आप इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हैं। और फिर आपको पता है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि न्यूक्लियोपोर और अपने को बनाने हैं, तो फटाफट न्यूक्लियोपोर बना दीजिए। न्यूक्लियोपोर भी आप यहाँ बना सकते हैं। तो दोनों मेम्ब्रेन जो होती हैं उनकी फ्यूजन से न्यूक्लियोपोर बनेगा। ये बना दिया भैया, इसका भी बना दो भैया, इसका भी बना दो भैया, न्यूक्लियोपोर। दोनों मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूजन हो गई, यहाँ पर ये पोर बन गया, इसको भी फ्यूज कर दो और कुछ यूज कर दो, इसको भी फ्यूज कर दो, फ्यूज कर दिया है, इसको भी फ्यूज कर दो और ये लो, ये न्यूक्लियर पोर बन गया। इस प्रकार का सिस्टम, ये दो चीजें हो गई इसमें। एक तो क्या है क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन जालिका है, क्रोमेटिन फ्लेक्सस कहते हैं इसको, क्रोमेटिन फ्लेक्सस। और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। इसको किसने खोजा था भाई, फोंटाना ने इसको खोजा था, फोंटाना, न्यूक्लियोलस को। तो देखिए, न्यूक्लियस इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियोलस ये केंद्रिका जो होती है ना, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसके ऊपर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। सो द कंटेंट, जो इसके जो कंटेंट्स हैं ऑफ न्यूक्लियस, तो कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस है इज कंटिन्यूअस विथ द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस, कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस
is continuous with the rest of the nucleoplasm. It is a side of active ribosomal RNA rRNA सिंथेसिस। ये ध्यान में रखना कि न्यूक्लियोलस जो होती है वो किसका फंक्शन करती है, राइबोसोम का सिंथेसिस करते हैं। कौन से राइबोसोम का, rRNA का, आरएनए का सिंथेसिस करते हैं। सॉरी, कौन से आरएनए, 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, ठीक है, tRNA और rRNA। तो rRNA का फॉर्मेशन या सिंथेसिस जो होता है वह कहां पर होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। किसमें होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। और न्यूक्लियोलस क्या है, नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इसके ऊपर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। फिर देखिए आप, लार्जर एंड मोर नंबरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिविटी कैरिंग आउट द प्रोटीन सिंथेसिस। जो कोशिकाएं, जो सेल्स जो होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस से जो संबंधित होती है, उनमें क्या होता है कि न्यूक्लियाई जो होते हैं उनकी संख्या 1 से अधिक भी हो सकती है। ये खास बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरफेज न्यूक्लियस क्या कह रहा है, हैज ए लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। मैंने आपको बता दिया, ये क्रोमेटिन क्लियर हो गया पहले से ही। फिर नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स, बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। लेकिन जब सेल्स में डिवीजन स्टार्ट होता है, ये थोड़ा सा क्रोमेटिन फ्लेक्सस जो होता है वो थोड़ी सी डेंस हो जाती है। जो क्रोमोसोम जो होते हैं स्मॉल हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो उनको अपन क्या कहेंगे, उस स्ट्रक्चर को अपन क्रोमोसोम्स कहेंगे। बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स। सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स अपने को दिखाई देते हैं उसमें। और क्रोमेटिन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, जो गुणसूत्र जो होते हैं किसके बने होते हैं, डीएनए के अलावा बेसिक प्रोटीन्स के बने होते हैं क्षारीय प्रोटीन। ये ध्यान में रखना है, बेसिक प्रोटीन का मतलब होता है एसिडिक और बेसिक होता है ना वो, तो क्षारीय प्रोटीन्स के बने होते हैं। और हिस्टोन जो होता है ना वो क्षारीय प्रोटीन है। यहां से प्रश्न बनता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं उनका नेचर किस प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे बेसिक नेचर के होते हैं। सब नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं, और आरएनए भी पाए जाते हैं। किसमें, क्रोमोसोम्स में, किसमें, गुणसूत्रों में। ये ध्यान में रखना। ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग। ये ध्यान में रखना, सिंगल ह्यूमन सेल, एक कोशिका जो होती है उसमें अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लंबा थ्रेड ऑफ डीएनए, 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम्स। जो 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं उनमें टोटल बता रहे हैं, टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। कितना मीटर लंबा, लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए फाइबर। देखिए नेक्स्ट, एवरी क्रोमोसोम्स विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। जिस सेल में डिवीजन प्रारंभ हो गया है उस सेल में ही गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। ये खास बात है। एसेंशियली हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, उसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे कि वो जो क्रोमोसोम जो होता है इस प्रकार से इसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो होता है, कुछ अपेक्षाकृत दबा हुआ क्षेत्र पाया जाता है, जिसको कंस्ट्रक्शन कहेंगे, है ना। यह है दबा हुआ जो क्षेत्र पाया जाता है, इसको हम क्या कहेंगे भैया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे भाई, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर पाया जाता है। इस प्रकार से ये इधर बना दो, ये इधर बना दो, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, काइनेटोकोर कहते हैं। ऑन द साइड्स ऑफ द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन डिस्क शेप स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट कॉल्ड काइनेटोकोर। ये ध्यान रखना, काइनेटोकोर कहां पर पाए जाते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में पाए जाते हैं। ये ध्यान में रखेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में क्या पाए जाते हैं, काइनेटोकोर पाए जाते हैं, ठीक है। पीसी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बराबर के आई काइनेटोकोर। ये ध्यान में रखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये सिंपल सी बात है। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर क्रोमोसोम्स को अपन डिवाइड करते हैं, तो आप बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर इनको हम डिवाइड करते हैं। पहला है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक और चौथा है टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या है, क्रोमोसोम्स हैज मिडिल सेंट्रोमियर, इनमें सेंट्रोमियर बीच में पाया जाता है और दोनों जो
आर्म्स जो होती है ना इक्वल्स होती हैं, बीच में पाया जाएगा दोनों तरफ, ये आर्म है ये बीच में पाए जाएंगे, इसलिए उसको अपन क्या कहेंगे मेटासेंट्रिक कहेंगे। सब मेटासेंट्रिक जो होगा उसमें क्या है सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, मिडिल से थोड़ा सा दूर यहां पर पाया जाएगा। ये मान लो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, तो एक भुजा तो क्या हो जाएगी लंबी हो जाएगी, दूसरी भुजा क्या हो जाएगी बच्चा छोटी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। इसको अपन क्या कहते हैं सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, मिडिल से थोड़ा सा दूर हटके हो जाए, एक साइड में ज्यादा लंबी भुजा हो जाएगी दूसरे में कम हो जाएगी, तो इसको अपन क्या कहेंगे वन शॉर्टर आर्म एंड वन लोंगर आर्म, ठीक है। इट इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या है सेंट्रोमियर क्लोज टू इट्स एंड, जब किनारे के अंत जो है उसके ऊपर चला जाए, उससे थोड़ा सा पहले चला जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। वन आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी वेरी लॉन्ग आर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टीलोसेंट्रिक, क्रोमोसोम्स हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर, और लास्ट में अगर सेंट्रोमियर पाया जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे इस प्रकार से लास्ट में आ गया, तो इसका जो क्रोमोसोम जो होता है वो इस प्रकार से रहेगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे भैया टर्मिनल सेंट्रोमियर इसमें पाया जाता है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में क्या है, अब एक और बात आ गई है टीलोसेंट्रिक कहलाएगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी ए फ्यू क्रोमोसोम्स, कुछ गुणसूत्र जो होते हैं उनमें हैव नॉन स्टेनिंग, वो स्टेन नहीं हो पाता है डाई से, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है उसके अलावा भी एक और पिचका हुआ क्षेत्र कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे, लेकिन सभी में नहीं पाया जाता, कुछ में पाया जाता है। खास बात क्या है वह है नॉन स्टेनिंग होता है, यहां से प्रश्न बनता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो नॉन स्टेनिंग होता है एट ए कांस्टेंट लोकेशन, एक फिक्स जगह पर इनकी जगह होती है, ठीक है। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट, एक छोटे से खंड को ये जन्म देता है। उसके अलावा जैसे मान लो ये है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद यहां पर इसकी जो दो है, इसके अलावा इसमें एक और कंस्ट्रक्शन इसमें पाया जाता है। सिंपल सी बात है भैया, इसको आप जानते हो। तो ये हो गया, इसके बाद ये दोनों भुजाएं हो गई, यहां पर एक और कंस्ट्रक्शन यहां पर पाया जाता है, इसको अपन कहेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और इसके बाद ये दो इसके ये जो क्रोमेटिड इसमें पाए जाएंगे। तो ये जो पार्ट है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में तो क्या पाया जाता है सेंट्रोमियर, ये ठीक है। क्या पाया जाएगा इसमें जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है उसको, उसके अलावा एक और कंस्ट्रक्शन जो पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाएगा, कहेंगे क्या कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे। और इसमें डिस्क स्ट्रक्चर जो पाया जाएगा उसको काइनेटोकोर कहते हैं, लेकिन यहां पर काइनेटोकोर एब्सेंट है, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है और ये नॉन स्टेनिंग होता है, तो इसमें क्या होता है स्मॉल फ्रेगमेंट, यहां पर एक छोटा सा भाग और दिखाई देता है इसका क्रोमोसोम्स का, इसको अपन क्या कहेंगे सैटेलाइट या सैट गुणसूत्र, सैटेलाइट कहेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे सैटेलाइट कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। और ऐसे गुणसूत्र जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है उसको अपन क्या कहेंगे सेट क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे सेट क्रोमोसोम्स जो होता है ना, और उसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो नॉन स्टेनिंग होता है, ये ध्यान में रखेंगे आप। माइक्रोबॉडी जब लास्ट टॉपिक आपकी इस चैप्टर का, तो मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या होता है मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। देखिए माइक्रोबॉडीज क्या होता है, ये खास डेफिनेशन लिखेंगे, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स इज कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। क्या पाया जाता है इनमें कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्लांट्स व एनिमल सेल्स दोनों में माइक्रोबॉडीज पाए जाते हैं, जबकि सेंट्रियोल्स जो होते हैं या सेंट्रोसोम जो होता है वो किसमें पाया जाता है केवल एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एनसीईआरटी बुक की स्टडी ओनली, ठीक है। समझाने की और बातें आपको बताएंगे, अलग से अपन आप लोगों की क्लास लेंगे, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।